हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका DSC 9 माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट के यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 2 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 2 रियल पॉलिटिक यथार्थवाद नव यथार्थवाद उदारवाद नव उदारवाद मार्क्सवाद नए मार्क्सवाद और उदारवाद के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इस चैप्टर की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, अगर दुनिया एक खेल है तो इसका मैदान है राजनीति और खिलाड़ी है अलग अलग देश। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो खिलाड़ी है ये किस सोच से खेलते हैं, कौन सी ताकतें उन्हें युद्ध शांति सहयोग या टकराव की तरफ ले जाती है? तो आज हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के 4 सबसे बड़े सिद्धांत जो कि बताते हैं कि दुनिया की जो राजनीति है वो असल में चलती कैसे है। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत करते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों IR को समझने के लिए सिद्धांत आवश्यक है। सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि राज्य क्यों लड़ते हैं, सहयोग क्यों करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कैसे काम करती है। तो स्टूडेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए हमें सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि सिद्धांत भी समझने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो सिद्धांत है ये हमें बताते हैं कि राज्य क्यों लड़ते हैं, सहयोग क्यों करते हैं और वैश्विक व्यवस्था कैसे चलती है। तो स्टूडेंट, IR में कई दृष्टिकोण है, यथार्थवाद उदारवाद मार्क्सवाद और नारीवाद। तो IR के 4 मुख्य दृष्टिकोण है हमारे रियलिज्म लिबरलिज्म मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म। तो हर सिद्धांत की अपनी सोच अपनी कहानी और अपनी राजनीति है। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत। तो स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले हम सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। तो सिद्धांत घटनाओं को समझने और भविष्य की भविष्यवाणी करने का माध्यम। तो स्टूडेंट, सिद्धांत आखिर करते क्या है, क्या करते हैं सिद्धांत? तो ये हमें घटनाओं को समझने और भविष्य की दिशा का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं, जैसे कि एक टीचर जो दुनिया की राजनीति के हिडन लॉजिक को समझता हो। तो स्टूडेंट, इसमें हमारे 4 मुख्य सिद्धांत है। फर्स्ट हमारा यथार्थवाद नव यथार्थवाद, सेकंड हमारा उदारवाद नव उदारवाद, और थर्ड हमारा मार्क्सवाद नव मार्क्सवाद, और फोर्थ हमारा नारीवाद। तो स्टूडेंट, यही थे हमारा सिद्धांत, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है यथार्थवाद को समझना। तो चलिए अब हम इन सिद्धांतों को एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे यथार्थवाद को। तो यथार्थवाद में हम सबसे पहला जो टॉपिक देखेंगे वो हम देखेंगे यथार्थ राजनीति और कौटिल्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे रियल पॉलिटिक्स शक्ति और व्यवहारिकता पर आधारित राजनीति। तो स्टूडेंट, जो हमारा रियलिज्म है कहता है वो कहता है कि शक्ति ही सब कुछ है। तो राज्य हमेशा अपने हित यानी कि नेशनल इंटरेस्ट और सुरक्षा के लिए ही संघर्ष करते हैं। तो कौटिल्य का चाणक्य अर्थशास्त्र को अगर हम देखें तो इसमें राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि दिखाई गई है। मित्र शत्रु की नीति, पड़ोसी हमारा इस शत्रु पड़ोसी का पड़ोसी मित्र। तो स्टूडेंट, जो कौटिल्य है यानी कि जो चाणक्य है उसने अपने अर्थशास्त्र में कहा था कि राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है। उसकी नीति थी पड़ोसी हमारा शत्रु होता है और पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है। तो यानी कि राजनीति में स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होते, सिर्फ हित ही होते हैं। यानी कि रियल पॉलिटिक यानी कि व्यवहारिक राजनीति जहाँ पर नैतिकता नहीं शक्ति ही सर्वोच्च होती है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा यथार्थ राजनीति और कौटिल्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पारंपरिक यथार्थवाद का। तो अब हम पारंपरिक यथार्थवाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुख्य विद्वान में देखें तो थुसिडाइड्स मैकाइवली होब्स हंस मॉर्गेंथाउ।
तो स्टूडेंट थुसिडाइड्स, मैकावली, होब्स और हंस मोर्गेनथाउ जैसे विचारकों ने बताया कि दुनिया एक अराजक जगह है जहाँ कोई केंद्रीय सरकार नहीं है। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारे थुसिडाइड्स जी है। उसके बाद इनके क्या प्रमुख विचार रहे हैं? प्रमुख विचार इनके रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है, कोई विश्व सरकार नहीं, राज्य शक्ति और राष्ट्रीय हित के लिए संघर्ष करते हैं, सैन्य शक्ति और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण। तो स्टूडेंट हर राज्य अपनी सुरक्षा और शक्ति के लिए दूसरों से मुकाबला करता है। तो रियलिज्म का सार यही है कि भय, हित और शक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तीन आधार है। तो यही था स्टूडेंट हमारा पारंपरिक यथार्थवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नव यथार्थवाद का, जिसे हम संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं। तो सबसे पहले विद्वान देखें तो इसमें केंट वोल्ट जी आ जाते हैं 1969 के। मुख्य विचार में देखें तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की संरचना राज्य व्यवहार तय करती है। तो स्टूडेंट केंट वोल्ट जी ने कहा कि समस्या मनुष्य में नहीं है बल्कि अंतरराष्ट्रीय संरचना में है, क्योंकि जो दुनिया है वो अराजक है, इसलिए हर राज्य सेल्फ हेल्प सिस्टम में जीता है। तो स्टूडेंट राज्य तर्कसंगत अभिनेता है, शक्ति संतुलन व्यवस्था बनाए रखती है। तो स्टूडेंट जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारे केंट वोल्टेज जी है। तो केंट वोल्टेज जी ने कहा कि कोई भरोसेमंद रेफर नहीं है, हर देश को अपनी सुरक्षा खुद करनी होती है और यही बनाता है हमारा बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि हमारा शक्ति संतुलन। तो स्टूडेंट यही था हमारा नव यथार्थवाद, जिसे हम संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं। तो यही था हमारा टोटली एक तरीके से यथार्थवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा उदारवाद आता है। तो अब हम उदारवाद के बारे में बात कर लेते हैं, उदारवाद आखिर होता क्या है। तो उदारवाद में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उदारवाद की बुनियादी मान्यताओं के बारे में। तो मनुष्य स्वभाव से सहयोगी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शांति और विकास बढ़ा सकती है, लोकतंत्र, कानून और व्यापार सहयोग को बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट अगर यथार्थवाद कहता है कि दुनिया संघर्ष की है, तो जो हमारा उदारवाद है वो कहता है कि नहीं, दुनिया सहयोग की भी हो सकती है। तो मनुष्य स्वभाव से ही सहयोगी है। तो इसमें कुछ पारंपरिक विद्वानों की बात करने से पहले हम आपको बताएं जो हमारे वुड्रो विल्सन जी है, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और कानून से दुनिया में स्थायी शांति संभव है। तो यही सोच बनी उनकी लीग ऑफ नेशंस की एक नींव। तो यही था हमारा उदारवाद की बुनियादी मान्यता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पारंपरिक उदारवाद। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे पारंपरिक उदारवाद की। तो विद्वान देखे इसमें तो इमैनुअल कांट, वुड्रो विल्सन, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत, लोकतांत्रिक राज्य आपस में युद्ध नहीं करते, संस्थाओं और कानून से संघर्ष रोका जा सकता है। तो स्टूडेंट जो हमारे इमैनुअल कांट है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारे इमैनुअल कांट है, इन्होंने और डेमोक्रेटिक पीस की थ्योरी दी कि जो लोकतंत्र है, देश है, वे आपस में युद्ध नहीं करते क्योंकि जनता युद्ध नहीं चाहती, उसे शांति और व्यापार चाहिए। तो यही था हमारा पारंपरिक उदारवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा नव उदारवाद का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं नव उदारवाद के बारे में। तो नव उदार में हम विद्वान की बात करें तो रॉबर्ट कीहोन, जोसेफ नाय, जटिल परस्पर निर्भरता, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी संबंध राज्य को जोड़ते हैं, युद्ध की संभावना कम होती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मनी फंड सहयोग बढ़ाती है। तो स्टूडेंट जो रॉबर्ट की कोहेने और जोसेफ नाय है, उन्होंने बताया कि अब दुनिया कॉम्प्लेक्स इंटरपेंडेंस है उससे जुड़ चुकी है। अर्थव्यवस्था, व्यापार, तकनीक और इंटरनेट ने देशों को एक दूसरे पर निर्भर बना दिया है। तो संघर्ष की जगह अब सहयोग का युग है, यानी कि यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ जैसी जो संस्थाएं हैं वो हमारा इसका ही उदाहरण है। तो यही है हमारा नव उदारवाद। नव उदारवाद के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मार्क्सवाद। तो अभी तक हमने हमारा यथार्थवाद और उदारवाद को समझा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मार्क्सवाद के बारे में। तो मार्क्सवाद में भी हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पारंपरिक मार्क्सवाद की पढ़ते हैं। इसमें हम विद्वान देखें तो कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, इन्होंने समाज वर्ग संघर्ष पर आधारित था, राज्य शासक वर्ग का उपकरण है। तो जो कार्ल मार्क्स है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारे कार्ल मार्क्स जी है। तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने कहा कि समाज वर्ग संघर्ष यानी कि क्लास स्ट्रगल पर टिका है। तो राज्य असल में अमीर वर्ग का उजारा है और जो गरीब है वो उसको दबाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी अमीर और गरीब देशों के बीच ही एक संघर्ष है। तो यही हमारा पारंपरिक मार्क्सवाद था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है नव मार्क्सवाद। तो नव मार्क्सवाद के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अमीर और गरीब देशों का संघर्ष, विकसित देश गरीब देशों का शोषण करते हैं, आर्थिक असमानता ही संघर्ष का मूल कारण। तो स्टूडेंट जो हमारा नव मार्क्सवाद है वो कहते हैं
कि जो वैश्विक राजनीति है उसमें अमीर देश यानी कि जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं वे गरीब देश जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं उनका शोषण करते हैं। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक जैसी जो संस्थाएं हैं वो इस असमानता को बढ़ाती है। तो यही था हमारा नवमार्क्सवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विश्व व्यवस्था सिद्धांत का, यानी कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को लेकर। तो इसमें अगर हम विद्वान की बात करें तो इमैनुअल वॉलस्टीन आते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे इमैनुअल वॉलस्टीन है उन्होंने दुनिया को 3 भागों में बांटा। फर्स्ट हमारा कोर जिसे हम मुख्य कहते हैं जिसमें विकसित देश आते हैं। सेकंड हमारा सेमी परिधीय अर्ध परिधि जिसे हम विकासशील देश कहते हैं। थर्ड हमारा पेरिफेरी जिसे हम परिधि जिसे हम गरीब या उपनिवेशीय देश कहते हैं। तो केंद्र देशों का फायदा हमेशा परिधि देशों से होता है। तो स्टूडेंट जहाँ जो केयर देश है वे संस्थानों और श्रम का फायदा उठाते हैं। तो यही था हमारा विश्व व्यवस्था सिद्धांत वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नारीवाद को समझना। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद के बारे में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नारीवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। तो पारंपरिक आईआर पुरुष प्रधान रहा है। नारीवादी विद्वानों का मत युद्ध सुरक्षा और शक्ति की परिभाषा पुरुष दृष्टिकोण से बनी है। महिलाओं के अनुभव और योगदान की उपेक्षा है। असली सुरक्षा केवल सैन्य नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय सुरक्षा भी है। तो स्टूडेंट जो आईआर की दुनिया है वो हमेशा से पुरुष प्रधान रही है। तो युद्ध शक्ति सुरक्षा ये जो सभी मद है ये मर्दों की नजर से ही देखे जाते हैं। लेकिन जो नारीवादी विद्वान है वे कहती है कि असली सुरक्षा सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि सामाजिक और मानव सुरक्षा भी है। तो स्टूडेंट जो फेमिनिज्म है वो हमें सिखाता है कि युद्ध से ज्यादा जरूरी है समानता और न्याय। तो यहीं पर मैं आपको एक क्वोट बताता हूँ जो कि बहुत ही अच्छा क्वोट है। तो पीस इज नॉट द अब्सेंस ऑफ वॉर बट द प्रेजेंस ऑफ इक्वालिटी। तो ये हमारा बहुत ही एक अच्छे विद्वान का बहुत ही अच्छा क्वोट है। तो जहाँ पर आप इसको किसी आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो यही था हमारा नारीवाद को समझना, नारीवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब इसकी कुछ आलोचना भी की गई है। स्टूडेंट उन आलोचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो आलोचना में हम देखें तो कुछ विद्वानों का मानना है कि नारीवाद भावनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है और वैज्ञानिक रूप से कम ठोस है। इसी के साथ साथ लेकिन यह दृष्टिकोण असमानता और उपेक्षित वर्गों की आवाज को भी सामने लाता है। तो नारीवाद की कुछ आलोचना की गई है जिसमें बताया गया है कि जो नारीवाद है वो भावनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है, वैज्ञानिक रूप उसमें बहुत ही कम देखा गया है। इसी के साथ ये जो दृष्टिकोण है ये असमानता और उपेक्षित वर्गों की आवाजों को भी सामने लाता है। तो यही थी इसकी आलोचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे तो आईआर के सिद्धांत हमें वैश्विक राजनीति को समझने के अलग अलग नजरिए देता है। तो स्टूडेंट जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ये 4 सिद्धांत है ये हमें बताते हैं कि हर देश हर नीति के पीछे एक सोच छिपी होती है, कभी शक्ति की, कभी सहयोग की, कभी वर्ग संघर्ष की और कभी समानता की। तो जो यथार्थवाद है वो हमें शक्ति और सुरक्षा का सिद्धांत देता है। उदारवाद सहयोग और संस्थाएं का देता है। मार्क्सवाद आर्थिक असमानता और शोषण का देता है। नारीवाद लैंगिक दृष्टिकोण और समावेशी सुरक्षा का देता है। तो स्टूडेंट जो रियलिज्म है यानी कि जो यथार्थवाद है उसने हमें सिखाया कि शक्ति जरूरी है। जो लिबरलिज्म है यानी कि उदारवाद है उसने बताया कि सहयोग भी संभव है। जो हमारे मार्क्सवाद है यानी कि जो मार्क्सिज्म है उन्होंने आर्थिक असमानता पर उंगली रखी। और जो हमारी फेमिनिज्म है जो हमारा नारीवाद है उसने इंसानियत को केंद्र में रखा। तो आज की जटिल दुनिया को समझने के लिए सभी सिद्धांत आवश्यक है। तो दुनिया बदल रही है और इन सिद्धांत को समझे बिना उसको समझना असंभव है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही थी हमारी 2nd यूनिट जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा जहां हम बात करेंगे हमारी 3rd यूनिट अवधारणाएं एवं मुद्दे के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।